हेलो दोस्तों, मैं सैंकी चौधरी उत्कृष्ट परिवार में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास की हम 2 वीडियो और ला चुके हैं। इससे सबसे पहली वाली वीडियो शेड्यूल के बारे में क्या क्या पढ़ाना था और क्या क्या उसमें पढ़ना था वो सब बताया था। दूसरी वीडियो में मैंने थोड़ा इतिहास के बारे में बताया था और प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया था। दोस्तों, तो आज मैं बताऊंगा प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आज मैं इन तीनों के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इसे मिटा देता हूं, थोड़ा सा बोर्ड थोड़ा कम है हमारा। पुरापाषाण काल, इसका जो टाइम ऑफ पीरियड है वो दोस्तों अज्ञात से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है दोस्तों, इसका जो टाइम ऑफ पीरियड है वो अज्ञात से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक है। और अब हम छोटे छोटे इसमें पॉइंट लिखवाएंगे जो कि एग्जाम के पर्पस से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वाले बोले के आया हूं पॉइंट, मैं आपको वो लिखवाऊंगा। दोस्तों, इसे अखेटिक या खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, इसे अखेटक या खाद्य संग्रह काल भी माना जाता है या कहा जाता है। इसे अखेटक या खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता है। इस काल के मनुष्य स्थायी निवासी नहीं थे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इस काल के मनुष्य स्थायी निवासी नहीं थे। इस काल के मनुष्य स्थायी निवासी नहीं थे, इसलिए भारत में पुरापाषाण के जो साक्ष्य हैं, अवशेष हैं, वो नहीं मिले हैं। इसलिए भारत में पुरापाषाण काल के अवशेष नहीं मिले हैं। ना मिलने का मतलब यह है दोस्तों कि इसका मतलब भारत में शायद ये आए हों या इस टाइम पर जब इनका अंत हुआ हो तो शायद यहां से चले गए हों, इसलिए इनके साक्ष्य या अवशेष यहां पर नहीं मिले हैं। इस काल के मनुष्य का जो जीवन था वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, क्योंकि वे अखेटक से अपना भोजन प्राप्त करते थे। भोजन को कहते हैं कंदमूल प्राप्त करते थे। तो दोस्तों, इसमें लिखना है इस काल के मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, क्योंकि ये अपना भोजन अखेटक भोजन को दोस्तों कंदमूल भी कहते हैं। कंदमूल, आखेटक का मतलब दोस्तों शिकार होता है, से प्राप्त करते थे। इस काल के मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, क्योंकि ये अखेटक यानी कि शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे।
दोस्तों सभी को पता है कि पुनर्पाषाण काल में आग का विस्तार हुआ था, तो इस काल में आग का आविष्कार हुआ था। इस काल में आग का आविष्कार हुआ था। इस काल के मानव नेग्रोटो जाति के थे दोस्तों। इस काल के मानव नेग्रोटो जाति के थे। दोस्तों ये जितने भी पॉइंट लिखवा रहा हूं सब एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और आप इन्हें पढ़ जरूर लेना। और इस काल को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुनर्पाषाण काल और मध्य पुनर्पाषाण काल और उच्च पुनर्पाषाण काल। इस काल को तीन भागों में बांटा गया है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 निम्न पुनर्पाषाण काल, निम्न पुनर्पाषाण काल। नंबर 2 मध्य पुनर्पाषाण काल और नंबर 3 उच्च पुनर्पाषाण काल। तो दोस्तों ये पुनर्पाषाण काल था। ये जितने भी पॉइंट लिखवाए हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। किसी भी एग्जाम में जाकर किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा पुनर्पाषाण काल से तो बस यही पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब जो सेकंड वाला था वो था मध्य पाषाण काल। मैं हट गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं, रफ करते हैं। दूसरा वाला था मध्य पाषाण काल। जिसका जो टाइम ऑफ पीरियड था वो 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक था। तो दोस्तों मध्य पाषाण काल जो था इसे आखेटक या पशुपालन काल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट है इसका, इस काल को आखेटक या पशुपालन काल भी कहा जाता है। यहां तक आते आते मानव ने पशु पालना भी सीख लिया था और भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के तट पर स्थित है। दूसरा पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के तट पर स्थित है। जो पुनर्पाषाण काल का जो सबसे बड़ा स्थल है वो अपना भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी पर स्थित है। और जहां पर ये जो स्थल जो खोजा गया था, जिन्होंने इसका उत्खनन किया था
उत्खनन, उत्खनन जो किया था वो किया था B.N. मिश्र ने 1968 से 1970, 2 साल इसका उत्खनन चला था दोस्तों। और जो करवाया था वो B.N. मिश्र ने करवाया था। जो तीसरा पॉइंट है वो है पंचम, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शैलाक्षें मिले हैं। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित, मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित मध्य पाषाण काल के मध्य पाषाण काल के दो शैलाक्ष मिले हैं, जिनका नाम दोस्तों एक का नाम है जम्बूद्वीप और एक का नाम है डेरोथी द्वीप। एक का नाम है जम्बूद्वीप और दूसरे का नाम है डेरोथी द्वीप। ये इसके मध्य प्रदेश में स्थित मध्य पाषाण काल के 2 शैलाक्ष मिले हैं। एक का नाम है डेरोथी द्वीप और एक का नाम है जम्बूद्वीप। और ये माना जाता है कि जो पशुपालन के जो साक्ष्य है ना, पशुपालन की जो शुरुआत हुई थी वो इसी काल से हुई थी। इसके जो साक्ष्य मिला है वो आदमगढ़ से मिला है। ये तीसरा पॉइंट है कि पशुपालन की शुरुआत इसी काल से हुई थी। इसका साक्ष्य आदमगढ़ से, इसका साक्ष्य आदमगढ़ से मिला है। ये मध्य पाषाण काल है। ये इसके 4 पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण काल में यहीं से किसी भी एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है, इससे बाहर कहीं नहीं जाता है। और अब तीसरा पॉइंट है नव पाषाण काल। तीसरा पॉइंट है नव पाषाण काल। जो इसका टाइम ऑफ पीरियड है वो है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक इसका ये टाइम ऑफ पीरियड है। और नवपाषाण काल की जो खोज हुई थी, जो खोज का जो श्रेय जाता है वो प्राइम रोज को जाता है, जिन्होंने 1842 में प्रथम पॉलिशदार कुल्हाड़ी की खोज की थी, प्राइम रोज ने। तो इसका पहला पॉइंट है भारत में नवपाषाण काल की खोज का श्रेय प्राइम रोज को जाता है, जिन्होंने 1842 में प्रथम पॉलिशदार
प्रथम कोयलेदार कुल्हाड़ी की खोज की थी। इन्होंने प्रथम कोयलेदार कुल्हाड़ी खोज की थी 1842 में। नवपाषाण युग में जो है वो प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में स्थित है। जो नवपाषाण युगीन जो बस्ती है, ये जो पुरानी बस्ती है, प्राचीनतम जो नवपाषाण काल की है, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में स्थित है। तो इसका सेकंड पॉइंट है नवपाषाण काल की, नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में ये स्थित है। मेहरगढ़ में ये स्थित है। ये 2 पॉइंट है इसके। और इसका तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जो नवपाषाण काल में जो कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मतलब कृषि के साक्ष्य ऐसे जो इस काल में कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है दोस्तों, मानव द्वारा जो पहली फसल उत्पन्न की गई थी वो गेहूं थी। चौथा पॉइंट है मानव द्वारा उत्पन्न की गई पहली फसल गेहूं थी। ठीक है दोस्तों। और इसका जो 5वां पॉइंट है, इस काल में पालतू कुत्ते को अपने मालिक के साथ दफनाया जाता था। ये वहां का रीति रिवाज था कि अगर मालिक खत्म हो गया तो उसके साथ जो पालतू कुत्ता था उसे भी दफना दिया जाता था। तो ये 5वां पॉइंट है कि इस काल में पालतू कुत्ते को अपने मालिक के साथ दफनाया जाता था। ये 5वां पॉइंट है दोस्तों। और जो 6ठा पॉइंट है वो कुंभकारी जो कुम्हार जो होते हैं मिट्टी के बर्तन, जो पहले उन्हें शायद भांड बोलते थे मिट्टी के बर्तनों को, तो जो कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टिकोण होती है। 6ठा पॉइंट है कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टिकोण होती है। ये 6ठा पॉइंट है दोस्तों। और 7वां पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा भी जाता है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पहिए का आविष्कार सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों। 2 पॉइंट है, एक साथ लिख लो, पहिए और कृषि। पहिए और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था।
ठीक है दोस्तों, ये नवपाषाण काल का ये 7 पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहिए वाला बहुत पूछा जाता है और पालतू कुत्ते वाला भी पूछ लिया जाता है, और पहली फसल गेहूं ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। और दोस्तों कल मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में धातु युग। धातु युग में कल आपको पढ़ाऊंगा, इसमें धातु युग में ताम्र युग और कांस्य युग और लोहा युग, ये 3 युग इसमें आते हैं। लोहे की शुरुआत कब हुई और तामा सबसे पहले कौन से उसमें अपनाया गया और क्या क्या उसकी चीज बनी, वो सब मैं कल आपको बताऊंगा धातु युग में। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ये हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हम जो पढ़ा रहे हैं, अपना जो कंटेंट दे रहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट दे रहे हैं। हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में ज्यादातर पूछा ही जाता है। और दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसी ही वीडियो हम लाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।